अब आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के मुताबिक पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ है क्वेश्चन नंबर 11। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000, रेंट रिसीव्ड ₹2,000, accrued interest ₹500, commission received in advance ₹1,000, amount withdrawn ₹5,000। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर दिया है। और अब इस कॉपी करने के बाद हम इस एसेट्स और लायबिलिटीज के पार्ट्स को नॉमिनेट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, वह भी कैश। इसका मतलब है यहाँ पर कैश जरूर है। बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल भी जरूर है। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल से ही होगा। रेंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, इसका संबंध कैश और कैपिटल से है। एक्रूड इंटरेस्ट ये हमारी एसेट्स है, यहां पर हम इसको लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडवांस कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। एडवांस कमीशन। इसके बाद है अमाउंट विदड्रॉन, इसका कोई संबंध इनसे नहीं है। तो इस सवाल में ज़्यादातर आइटम्स बहुत ही शॉर्टेज में है, बहुत कम है, तो बहुत इजी बन सकता है ये मात्र 2 मिनट में। रेंट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड हो रहा है हमारे पास, तो हमारा ये कैश 2000 का, इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, मात्र 5 ट्रांजैक्शन है। उसके मुताबिक सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमारा 60,000 का यहाँ पर कैश, एक्रूड इनकम भी आया नहीं है, एडवांस से कोई मतलब नहीं, यहाँ कैपिटल से 60,000 से मतलब है। दूसरी ट्रांजैक्शन 2000 का है जो कि हमारा कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश में प्लस हो जाएगा। और एक्रूड इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं है, एडवांस कमीशन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है तो हमारी इनकम बढ़ चुकी है 2000 से, वो कैपिटल में जुड़ जाएगी। न्यू इक्वेशन 62,000 कैश हो चुका है, और इंटरेस्ट जो एक्रूड है कुछ नहीं है, 0 है, और एडवांस कमीशन भी 0 है, लेकिन कैपिटल 62,000 का हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे 300 का एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट का संबंध कैश से नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट है, इसकी हेडिंग में जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब है कमाया हुआ पैसा, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु क्योंकि ये कमाया है आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अब टोटल कैश जो है न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग 62,000, और अब की बार एक्रूड इंटरेस्ट भी शामिल हो गया है, और यहाँ पर टोटल कैपिटल बढ़ करके अब इस वक्त 62,300 हो चुका है। लास्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारे पास एडवांस कमीशन रिसीव्ड शब्द जब भी आता है तो समझ लीजिए वो कैश को बढ़ाएगा। एडवांस है क्योंकि हमने काम नहीं किया है, हमारी लायबिलिटी को बढ़ाएगा ये 1000 रुपीज से, लेकिन ये हमारे एक्रूड इंटरेस्ट से और कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। अब हम न्यू इक्वेशन देखेंगे तो कितना होगा, क्या होगा। 63,000 का कैश हो चुका है, 300 का। इसके बाद एडवांस कमीशन यहाँ पर देखेंगे तो 1000 रुपीज का होगा, और कैपिटल इस वक्त आपके सामने 62,300 का हो चुका है। न्यू इक्वेशन अमाउंट विदड्रॉन, विदड्रॉन का मतलब ड्राइंग से होता है, ड्राइंग का संबंध पर्सनल हो गया, और पर्सनल कैपिटल को और कैश को घटा देगा। यहाँ से हम 5000 घटाएंगे, माइनस करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं, और यहाँ एडवांस कमीशन कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल को देखेंगे तो कैपिटल ये 5000 से कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। न्यू इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पर 58,000 कैश हो चुका है, और ये एक्रूड इंटरेस्ट 300, और यहाँ पर 1000 का
एडवांस कमीशन प्लस यहाँ पर 57,300 का कैपिटल हो चुका है। इस प्रकार से दोनों तरफ देखेंगे तो 58,300 और यहाँ पर 58,300 दोनों तरफ इक्वल हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 12। रघुनाथ had the following transactions in an accounting year. Commenced business with cash rupees 50,000, paid into bank rupees 10,000, purchased goods for cash rupees 20,000 and credit rupees 30,000. Sold goods for cash rupees 40,000 costing 30,000. Rent paid rupees 500, rent outstanding rupees 100, bought furniture rupees 5,000 on credit. Bought refrigerator for personal use rupees 5,000, purchased motorcycle for cash rupees 20,000. Create an accounting equation to show the effect of the above and also show his balance sheet. यहाँ पर बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों बनाने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के मुताबिक सभी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर के 9 तक के लिख दिए गए हैं विद अमाउंट। इसके बाद हम यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज का नॉमिनेशन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे एसेट्स कितने भागों में बटा है और लायबिलिटीज कितने भागों में बटा है। सबसे पहला काम आपको भी यही करना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एसेट्स और लायबिलिटीज के पार्टीशन को चेक करेंगे। सबसे पहला नंबर है बिजनेस स्टार्ट करने का, कमेंस्ड बिजनेस। तो यहाँ पर कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश जरूर लिखेंगे और यहाँ पर कैपिटल जरूर लिख देंगे। पेड इनटू बैंक यानी यहाँ पर बैंक आ रहा है तो बैंक हमारी एसेट्स का हिस्सा है, तुरंत प्लस करके लिखेंगे। परचेज गुड्स, गुड्स का नाम आते ही स्टॉक बढ़ जाता है तो यहाँ पर स्टॉक लिखेंगे। इसके बाद है सोल्ड गुड्स, गुड्स का मतलब स्टॉक से ही हुआ है। रेंट पेड खर्चा है, ये कोई एसेट्स लायबिलिटी को नहीं बढ़ाता। रेंट आउटस्टैंडिंग ये हमारी लायबिलिटीज को बढ़ाता है तो लायबिलिटीज के नीचे ही आउटस्टैंडिंग रेंट का हम यहाँ पर नाम डाल देंगे। अगली ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर, फर्नीचर वो भी ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है तो यहाँ पर फर्नीचर प्लस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिटर्स प्लस कर देंगे क्योंकि फर्नीचर के जो उधार खरीदे हुए मतलब क्रेडिटर्स है जिससे खरीदा है उसको पेमेंट हम बाद में करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, यहाँ ड्राइंग आ गया है तो इसका संबंध एसेट्स और लायबिलिटीज से नहीं है, सीधा कैपिटल और कैश से है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, यहाँ मोटरसाइकिल बिजनेस यूज के लिए है क्योंकि यहाँ पर्सनल शब्द का प्रयोग नहीं है तो मोटरसाइकिल के नाम से यहाँ पर हेडिंग बढ़ेगी। क्योंकि ये नगद खरीदा है तो कैश से अटैच हो जाएगा तो कैश यहाँ पर है, इससे ही इसका संबंध है। तो चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बिजनेस कमेंस्ड हुआ है, 50,000 रुपये कैश में प्लस होगा और यहाँ सब 0 रहेगा और यहाँ पर जा कर के कैपिटल में प्लस हो जाएगा क्योंकि बिजनेस कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। पेड इनटू बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा करे हैं तो बैंक में जब जमा करेंगे तो कैश में से 10,000 निकलेगा और बैंक में प्लस हो जाएगा। तो यहीं जो है एसेट साइड में ही माइनस हुआ, एसेट साइड में ही प्लस हो गया। लायबिलिटीज और कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर निकाल लेंगे, टोटल कर देंगे तो यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 40,000 न्यू इक्वेशन, इधर भी 50,000 हो गया और इधर भी 50,000 यानी 50,000 हो चुका है। तीसरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर, यहाँ पर है परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट। 20,000 का तो नगद खरीदा, 30,000 का उधार, तो कुल हमने 50,000 का स्टॉक खरीदा है यानी गुड्स, गुड्स का संबंध स्टॉक से है तो 50,000 रुपये स्टॉक में ऐड हो जाएंगे यानी प्लस हो जाएंगे। क्योंकि हमने 20,000 रुपये का नगद खरीदा है तो नगद में से 20,000 रुपये कैश में से माइनस होंगे तो जो हमने उधार 30,000 खरीदा है वो हमारे लायबिलिटीज को बढ़ाता है यानी हमारे क्रेडिटर्स को बढ़ा देता है क्योंकि इसको हम पैसा बाद में देंगे। इस प्रकार से न्यू इक्वेशन, क्रेडिटर्स का 30,000, आउटस्टैंडिंग अभी रेंट कुछ नहीं है, कैपिटल 50,000 का ही है यहाँ पर। इसके बाद एसेट साइड में 20,000 का 40 माइनस 20 तो यहाँ पर 20,000 बचेगा। बैंक बैलेंस 10,000 है, स्टॉक 50,000 रहेगा। फर्नीचर मोटरसाइकिल का भी नाम नहीं आया है। सोल्ड गुड्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कॉस्टिंग 30,000 फॉर ₹40। 30,000 का माल 40,000 में बेचा है तो 30,000 हमारे स्टॉक में से घट जाएगा और क्योंकि हमने 40,000 में नगद बेचा है तो हमारे पास 40,000 रुपये आएंगे तो हम उसको कैश में जोड़ देंगे।
बैंक से कोई मतलब नहीं है, ना ही स्टॉक फर्नीचर से, उससे फर्नीचर और मोटरसाइकिल से मतलब है। लेकिन 30,000 का माल 40,000 में बेचा है तो 10,000 का फायदा होगा। उसका संबंध कैपिटल से है, हम इसको 10,000 रुपये कैपिटल में प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट में और क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है। न्यू क्रिएशन के लिए कैपिटल हमारा 60,000 हो चुका है, आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स 30,000 के हैं। मोटरसाइकिल और फर्नीचर अभी फिलहाल 0 है, जबकि स्टॉक 20,000 और बैंक 10,000 और यहाँ पर कैश 60,000 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 40,000 का कैश माल बेच के आएगा तो जुड़ जाएगा। इसके बाद है रेंट पेड। रेंट पेड एक खर्चा है तो माइनस करेंगे कैश से और माइनस करेंगे कैपिटल से, क्योंकि ये नुकसान हमेशा कैपिटल को माइनस करता है, प्रॉफिट कैपिटल को प्लस करता है। तो अब यहाँ कैपिटल 59,500, आउटस्टैंडिंग अभी नील रहेगा, क्रेडिटर 30,000, फर्नीचर मोटरसाइकिल कुछ नहीं है और स्टॉक 20,000 और बैंक 10,000 रहेगा और ये कैश प्रभावित होगा, यानी कैश अफेक्टेड होगा, 59,500 हो जाएगा। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन नंबर 6 है और 6 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है इसके मुताबिक रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100 है, यानी ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, यानी रेंट का बकाया 100 रुपये है। एसेट से कोई मतलब नहीं है, लाइबिलिटीज में 100 रुपये यहाँ पर प्लस होंगे, जबकि कैपिटल में से 100 रुपये माइनस हो जाएगा। इसका संबंध लाइबिलिटीज और कैपिटल तक ही सीमित रहेगा, एसेट्स में इसका कोई असर नहीं होगा। तो न्यू इक्वेशन बनाते समय एसेट्स वही पुराने ही रहेंगे, लाइबिलिटीज भी वही पुराना रहेगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ रेंट ये बढ़ जाएगा 100 रुपये से। इसके बाद कैपिटल भी 100 रुपये से कम हो जाएगा, 59,400 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखेंगे, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। 5,000 रुपये का फर्नीचर उधार खरीदा है तो फर्नीचर में प्लस हो जाएगा और इधर क्रेडिटर में भी 5,000 रुपये जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसका पैसा बाद में देना पड़ेगा। लेकिन लाइबिलिटीज में बाकी कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर क्रेडिटर्स और फर्नीचर इन दोनों पर ही असर पड़ेगा। न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए इसके बाद हम इनका टोटल करेंगे तो जो हमारा कैश है वही रहेगा और इस बैंक भी वही रहेगा, स्टॉक वही रहेगा, लेकिन फर्नीचर अब की बार 5,000 रुपये से प्लस होगा, जबकि मोटरसाइकिल अभी आई नहीं है। क्रेडिटर्स बढ़ चुके हैं, अब 35,000 हो गए। आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो 100 रुपीज़ का रहेगा, कैपिटल 59,400 के ही रहेंगे। अगली ट्रांजैक्शन है नंबर 8 पर, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। 5,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए ख़रीदा है तो पैसा जाएगा, तो कैश में से माइनस होगा। अब बाकी किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ड्राइंग है, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग है, तो ये कैपिटल को प्रभावित करेगा, तो कैपिटल में से ये माइनस होगा। तो कैपिटल 54,400 का होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपीज़ का और क्रेडिटर 35,000 के पुराने वाले रहेंगे। मोटरसाइकिल भी आई नहीं है, फर्नीचर 5,000 और यहाँ पर जो स्टॉक है 20,000 और यहाँ पर जो बैंक है 10,000। अब लेकिन कैश हमारा 5,000 से अब कम हो करके 54,500 हो जाएगा। अब नंबर है लास्ट ट्रांजैक्शन का, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000 रुपीज़ का मोटरसाइकिल कैश परचेज किया गया है तो कैश यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन अब मोटरसाइकिल में इसको हम ऐड कर देंगे 20,000 को। एसेट्स में ही माइनस और एसेट्स में ही प्लस होगा, फ़ायदा नुकसान न होने की वजह से कैपिटल से कोई मतलब नहीं होगा, ना ही लाइबिलिटीज से कोई मतलब होगा। कैश हमारा 34,500 और बैंक 10,000, स्टॉक 20,000 और फर्नीचर 5,000 और मोटरसाइकिल 20,000 के अब हो जाएंगे। हमारी जो लाइबिलिटी है सेम टू सेम रहेगा, कैपिटल भी सेम टू सेम ही रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 में जो इसका हम टोटल करते हैं वह टोटल हो जाएगा 89,500 और लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी 89,500 हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। इसकी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखने के बाद आपको इस तरह से कॉलम बनाने होंगे और यहाँ पर कॉलम बनाने के बाद
यहाँ लिख देंगे एसेट्स रुपीज और इधर भी लाइबिलिटीज रुपीज, इस तरह से लिखेंगे। और ये जो हमारे एसेट्स है कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, इनको हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे कैश लिखेंगे, इसके नीचे बैंक लिखेंगे और इसके नीचे स्टॉक लिखेंगे और इसके नीचे फर्नीचर लिखेंगे और मोटरसाइकिल लिखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे तो। और इसकी वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे। कैश 34,500 है और यहाँ पर बैंक 10,000 और स्टॉक 20,000 और फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000। और जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या क्या लिया है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है और कैपिटल है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखिए, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिटर है 35,000, आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ और कैपिटल 54,400। अब देखेंगे दोनों तरफ का टोटल इक्वल है, यह भी 89,500 हो चुका है और इधर भी 89,500 हो चुका है, दोनों तरफ बराबर।